गाजा की जबालिया इलाके में हुए बम विस्फोट में इसराइल के 3 युवा सैनिकों की मौत हो गई। गिवाती ब्रिगेड की रोतीम बटालियन के ये जाबाज सैनिक एक नियमित गश्त के दौरान निशाने पर आए। इस हमले को हालिया संघर्ष की सबसे घातक घटनाओं में गिना जा रहा है। एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस गया एक परिवार, एक बटालियन और एक राष्ट्र। जबालिया गाजा के उत्तरी हिस्से में हुए घातक सड़क किनारे बम हमले में इस्राएली सेना के 3 जवानों की जान गई है। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट रूप से एक सुनियोजित हमला था, जिसे हमास की तरफ से बिछाए गए जाल के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इसराइल की तरफ से लगातार गाजा में बमबारी की जा रही थी, जिसमें हजारों बच्चों समेत महिलाओं की जान जा रही थी। 22 साल की उमर वैन गेल्डर गिवाती ब्रिगेड की रोतेम बटालियन के एक बहादुर और समर्पित सैनिक इसराइल की ओर से कहे गए, जो इस हमले में शहीद होने वालों में शामिल थे। यरूशलेम में हुए उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उनकी यूनिट कमांडर की आंखें नम थी जब उन्होंने कहा, उमर सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा थे। वो हर मुश्किल में सबसे शांत और बेहद मजबूत रहते थे। बाकी 2 जवानों की पहचान इसराइल की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन देश भर में एक ही भावना है, दर्द, गर्व और आक्रोश। नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाई, झंडे झुकाए और सड़कों पर शांति मार्च निकाले। इस हमले के बाद इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने उत्तरी गाजा में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। टैंकों और ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना के मुताबिक यह हमला गाजा में चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा था और इसके पीछे एक आतंकी गुट की योजना थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के जबालिया इलाके में हुए सड़क किनारे बम विस्फोट को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इसे हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई में दिल दहला देने वाली कीमत बताया और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, हमारे सैनिकों की शहादत ने हमारे दिलों को तोड़ दिया है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसराइल हमास के सैन्य और सरकारी ढांचे को नष्ट करने, सभी बंधकों को मुक्त करने और गाजा को इसराइल के लिए खतरे से मुक्त करने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा। शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इसराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इससे पहले जब गाजा में 8 इस्राएली सैनिकों की शहादत हुई थी, तब भी नेतन्याहू ने कहा था, हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई में दिल दहला देने वाली कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इसराइल अपनी लड़ाई जारी रखेगा। नेतन्याहू के ये बयान इसराइल की दृढ़ता और हमास के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालांकि इन बयानों की आलोचना भी की गई है। विशेष रूप से विपक्षी नेता यायर लापिड ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार नेतन्याहू के बयान इसराइल की सैन्य रणनीति और हमास के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हैं, जबकि विपक्षी आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA की एक रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका को मुसीबत में डाल दिया है। इस एक रिपोर्ट से ट्रंप प्रशासन से लेकर नेतन्याहू तक हैरान है और उन्हें अब आभास हो चुका है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान उस स्थान तक पहुंच गया है जहां से उसे रोकना बेहद खतरनाक होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो चुका है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। रूस ने जहां ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों का समर्थन किया है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बीच बातचीत रुक गई है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? IAEA की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कर लिया। अगर इसे और प्रोसेस किया जाए तो इससे 9 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। ईरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन को लेकर जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश अलर्ट मोड में हैं, वहीं रूस ने पूरी मजबूती से ईरान का समर्थन कर दिया है। क्रेमलिन ने IAEA की रिपोर्ट के बाद भी साफ किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार है और उसे न केवल धमकाया नहीं जाना चाहिए बल्कि बातचीत के रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसे में रूस का यह स्टैंड क्या वाकई मध्यस्थता की कोशिश समझी जाए या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई चाल?
रूस ने अमेरिका की चिंताओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कव ने दो टूक कहा है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। रूस यह स्पष्ट करना चाहता है कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास का अधिकार है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की आशंकाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। हमें कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। हमें इस मुद्दे को बिना उकसावे की बातचीत और कूटनीति से हल करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप का दो टूक संदेश, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका 2018 में ट्रंप के नेतृत्व में बाहर निकल गया था। इसके बाद से रिश्ते लगातार बिगड़े हैं। ट्रंप प्रशासन की कोशिशें भी अब तक नाकाम रही है। रूस अब इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह मध्यस्थता नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाया जा सके। आइए, ये विशेषज्ञों का कहना है कि 60% संवर्धन एक टेक्निकल सीमा है। अगर ईरान चाहे तो हफ्तों में हथियार स्तर यूरेनियम बना सकता है। दुनिया के सामने सवाल अब यही है, क्या ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सकेगा या फिर बढ़ती अविश्वास की दीवार एक और युद्ध की नींव रखेगी। उम्मीद कूटनीति की है, लेकिन समय बेहद कम दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने रूस पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया और जिस तरह से रूस के 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन को बर्बाद कर दिया, उसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि रूस के शक्तिशाली S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली इस हमले को रोकने में नाकाम रही है, जिसके बाद S-400 पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े और ताकतवर देश रूस को यूक्रेन ने झटका दिया है, उससे तो साफ हो गया है कि किसी भी देश और उसकी जंग लड़ने की प्रणाली को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि अब जंग करने के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब हाल ही में इजराइल ने एक ऐसा कारनामा दिखाया है जो अभी तक अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी नहीं कर पाई हैं। गाजा के साथ जंग के दौरान इजराइल ने लेजर हथियार का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है। ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश भी बन गया है। बताया जा रहा है कि लेजर की मदद से दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने वाला डिफेंस सिस्टम इजराइल में मौजूद रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के जरिए बनाया गया है। हैरान कर देने वाले इस सिस्टम में एक तेज रोशनी की किरण दुश्मन के ड्रोन पर फोकस की जाती है। कुछ ही सेकंड में वो ड्रोन तबाह हो जाता है। अब हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर उस रोशनी में ऐसा क्या होता है कि ड्रोन गिर जाता है। तो आपको बता दें, उस लेजर वाली रोशनी में हीट होती है जो ड्रोन को जलाकर गिरा देती है। वहीं लेजर सिस्टम बनाने वाली कंपनी ने बताया कि इस जंग के दौरान एयरफोर्स के जवानों ने इस लेजर सिस्टम को मैदान में आजमाया और बहुत अच्छे नतीजे मिले, जिससे कई लोगों की जान बची और देश की संपत्ति सुरक्षित रही। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ब्रिगेडियर जनरल यहूदा एल मकाइस का कहना है कि यह पहली बार है जब इतनी ताकतवर लेजर किरण को असली जंग में इस्तेमाल किया गया और सफलता मिली। इस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लेजर किरण दुश्मन ड्रोन के पंख को जलाकर उसे नीचे गिरा देती है। इस तकनीक ने कम से कम 3 ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन की बनावट ऐसी थी जैसे ड्रोन इजराइल पर हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से भेजे जाते हैं। इनका आकार क्रॉस की तरह होता है और पीछे वी शेप वाला टेल होता है। वहीं इजरायली सेना अब इस सिस्टम को अपने बड़े लेजर सिस्टम नेटवर्क आयरन बीम के साथ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तकनीक दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे महंगे मिसाइल इंटरसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस पर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने जिस तरीके से अपने इस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया, उससे तो साफ हो गया है कि इजराइल ने इस मामले में भी पूरी दुनिया को पीछे कर दिया है।